हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी सेकंड का यूनिट फर्स्ट का हम लोग का लेक्चर स्टार्ट हो गया है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पूरा का पूरा दो बार पढ़ चुके हैं। एक बार नोट्स के साथ दिखाते हुए पढ़ाया था और एक बार बोर्ड पे लेक्चर लेके आया हूँ और उसमें पूरा का पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ। देखिए, कुछ इसी टाइप में समझाया था और इसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो जाके जल्द से जल्द देख लीजिए। हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में भी होगा, वहाँ से जाके आप लोग देख लेना और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके तुरंत उसका नोट्स ले लेना। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से देखिए लंग्स के थ्रू हमारा ब्लड आता है जिसमें वो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, और आता है इसमें लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा बॉडी में जाता है और बॉडी में जाके जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज में जो हमारा ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, ये दोनों मिलकर हम लोग का बना था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपीएच, जो कि एनर्जी को रिलीज करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग का बॉडी में जा रहा है। इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं 20 से 25 मिनट के लेक्चर में बताया है। इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं, अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो जाके देख लेना। फिर हम लोगों ने देखा था कि बॉडी से होते हुए ये आता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम में आर्टरीज के पाइप के थ्रू ये जाता है लंग्स में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन आता है। तो किसके प्रोसेस के द्वारा होता है, किसके द्वारा नहीं होता है, सब कुछ वहाँ पे बताया गया है। लेकिन आज हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर हम लोग का पूरा ख़त्म हो चुका है, दो बार बताया हूँ। आज हम लोगों को पढ़ना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। और अगर एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो पूरा का पूरा प्रिपरेशन आप लोगों का यहीं पे हो जाएगा। और वीडियो को साथ में अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसको कि एंटी हाइपरटेंसिव जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है एंटी और एक है टेंशन, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ही बता दिया था आप लोगों को। हाइपरटेंसिव देखिए दो वर्ड से मिलके बना है, एक हाइपर एक टेंशन। हाइपर मीन्स हो गया हाई और टेंशन मीन्स हो गया प्रेशर, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। और जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो वही होता है हम लोगों का हाइपरटेंसिव। अब एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब होता है हाइपरटेंसिव, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसे हम कहते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक, तो हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोगों ने देखा है कि जब भी ब्लड हमारा फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, जब भी हमारा ब्लड फ्लो करता है और वेसल्स में टकराता है, देखिए यहाँ पे टकरा रहा है, जब ब्लड हमारा फ्लो करता है और वेसल्स से टकराता है तो जो प्रेशर लगता है, जब इसमें टकराएगा तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर लगेगा ही। तो जो प्रेशर लगेगा उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो हमारा मान लीजिए जब यहाँ पे ब्लड हमारा, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स हैं। अब इसमें हमारा नॉर्मली जो है ब्लड फ्लो कर रहे हैं, तो नॉर्मली जब फ्लो कर रहे हैं इसमें तो आराम से चलेगा इसमें। तो जब चलेगा तो भी हल्का फुल्का तो टकराएगा, उसी हिसाब से पता चलता है कि हम लोग का प्रेशर हाई है या फिर लो है, इसी से पता चलता है। अब जब हमारा ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ से ज़्यादा ब्लड इसमें आने लगेंगे, जब ज़्यादा ब्लड आने लगेंगे तो यहाँ पे इसमें प्रेशर ज़्यादा लगने लगेगा, तब हमारा बीपी हाई होता है। तो वेसल्स में नॉर्मली बीपी हम लोग का कितना होता है, ब्लड का प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही उसको देख लिया था। तो नॉर्मली हम लोग का कितना होता है, जो लोग पढ़े हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में वो लोग को पता है कि नॉर्मली कितना होता है। नॉर्मली होता है 120/80 mmHg। तो 120/80 ये क्या है, 120 जो है वो कंट्रैक्शन होता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है तो वो होता है 120। एंड ये रिलैक्सेशन में, जब रिलैक्स मोड में होता है ये, तब 80 का प्रेशर लगता है। तो यही नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग का होता है। और जब नॉर्मली ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है, नॉर्मली प्रेशर लगता है, तो यही होता है 120/80। तो जब ब्लड जो फ्लो कर रहा है इसमें ये नॉर्मल से ज़्यादा फ्लो करने लगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड आके फ्लो करने लगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। और बेसिकली ज़्यादा कितना लग सकता है, ज़्यादा लगेगा, मान लीजिए इसमें लगने लगे 140 90 लगने लगे, इतना
मान लीजिए इतना 120 80 से 140 90 तक हो जाए हम लोगों का, तो और इतने पे ही बना रहे, घट ही नहीं रहा है, तो यही हम लोग का होता है हाइपर टेंशन। ठीक, और देखिए नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है, लो बीपी कितना होता है, सब कुछ यहाँ पे नोट्स में एकदम अच्छी तरीके से बना हुआ है। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखना और सही से एकदम अच्छे से लिखते हुए चलना। ठीक, देखिए लो बीपी हम लोग का कितना होता है, 90 से 60 जब होता है 90 60, नॉर्मल तो होता है हम लोग का 120 SC/mmHg, हाई ब्लड प्रेशर होता है हम लोग का 140 से 90। ठीक, और लो होता है 90 से 60। तो अगर इसके बारे में हम थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव आर ए क्लास ऑफ ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। ये एक ड्रग होता है जो कि दिया जाता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। ब्लड प्रेशर जब हाई रहेगा तो हाई प्रेशर को कम करने के लिए उसको दिया जाता है हाई ब्लड प्रेशर। उसको जो ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दिया जाता है वो होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी सीक्स टू प्रिवेंट द कंप्लेक्शन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर सच एज स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। तो या फिर इसमें दो वर्ड में लिख सकते हैं आप लोग, दो ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट इट आप हाइपरटेंसिव, ट्रीटमेंट आप हाइपरटेंसिव, वो ड्रग जो यूज किया जाता है हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो 2 नंबर में पूछ लेता है, तो आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो इसको भी एक लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे और सूटेबल लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बस इतना तो सब लोग लिख देंगे, इतना सब लोग को पता होगा कि वो ड्रग होता है जो कि यूज किया जाता है हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा एक्सचेंज करके लिखेंगे अच्छे तरीके से तो अच्छा रहेगा। एंटी हाइपरटेंसिव आर ए क्लास ऑफ ड्रग दैट आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, और कोष्टक में लिख देंगे हाई ब्लड प्रेशर। एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी सीक्स टू प्रिवेंट द कंप्लेक्शन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर सच एज स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अब हाइपरटेंशन होता है तो कितने प्रेशर पे होता है वो भी यहाँ पे देखिए बताया गया है। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज ब्लड प्रेशर एबव 140/90 से अगर अधिक हो जाता है तो वही हम लोग का हाइपरटेंशन होता है। एंड इज कंसिडर टू सर्व इज इफ द प्रेशर इज एबव 180 to 120। जब इससे ज़्यादा अधिक हो जाता है तो दिक्कत होता है हम लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि हाई ब्लड प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द ब्लड ल्यूमन इंटरवल ऑफ द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे वही लिखा है, जब ब्लड प्रेशर हाई रहेगा मीन्स जब यहाँ पे ब्लड ज़्यादा फ्लो करने लगेगा और यहाँ पे वेसल्स पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो वही होता है। देखिए ब्लड वेसल्स ल्यूमन ओ इंटरनल रेडियस। यहाँ पे एक पॉइंट अगर आप लोग और लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, दोज ब्लड पार्टिकल्स अप्लाई सम फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे दोज ब्लड पार्टिकल्स अप्लाई किया जाता है कुछ फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया ऑफ द ब्लड, तो P इक्वल टू F/A। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर और एक होता है लो ब्लड प्रेशर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीपी हाई कैसे होता है, बीपी हाई कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इसमें 3 स्टेज होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीपी कैसे बढ़ता है। ये तो आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा कि हाइपरटेंशन जो होता है ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक समझ रहे हैं आप लोग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये स्टेज 1 में जो होता है 140 से 159, और इसका डायस्टोलिक होता है 90 से 99। तो ये जो स्टेज में इतना बीपी हाई हो जाता है तो इसमें तो ज़्यादा वो नहीं है, इसमें तो कम से कम मतलब तुरंत डॉक्टर के पास जाया जाता है और ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। ये उतना डेंजरस नहीं होता है, लेकिन इतना होने पर तुरंत हम लोगों को जाना चाहिए डॉक्टर के पास इतना बीपी होने पर। और स्टेज 2 जो है 160 से 179 और डायस्टोलिक जो है इसका 100 से 109। अगर इतना हो जाता है तो थोड़ा सा डेंजरस होता है और इसको तुरंत ले जाना चाहिए हॉस्पिटल में और इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। स्टेज 2 डेंजरस होता है और स्टेज 1 भी डेंजरस होता है। इतना होने पर मतलब डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। लेकिन स्टेज 2 में अगर इतना ज़्यादा हो जाए तो बहुत खतरनाक होता है, तुरंत जाना चाहिए। अब सेवर्स में देखिए 180 से एबव हो जाए और डायस्टोलिक इसका 100
110 से ज़्यादा होने लगे तो इसमें तो बचना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा कम ही लोग बचते हैं। इसमें तुरंत भर्ती उर्ती कराया जाता है, अगर तुरंत ले जाएंगे नहीं तो इसमें जान लीजिए बहुत दिक्कत होता है। इतना हाई होने पर लोगों की डेथ ही हो जाता है, ज़्यादा लोग बचते नहीं हैं। तो इतना तो आप लोग तीनों पॉइंट जान लें, लेकिन बीपी हाई कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है, ये मेन पॉइंट है। तो चलिए उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि बीपी हाई कैसे होता है, ये बढ़ता कैसा है। तो मान लीजिए हमारा ब्लड यहाँ पे वेसल्स में फ्लो कर रहे हैं, ये हम लोग का मान लीजिए वेसल्स हैं, ठीक, और इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, अंदर ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। अब इसमें ब्लड यहाँ से आ रहे हैं और फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे फोर्स तो पता ही चल रहा है कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है। नॉर्मल फ्लो करेगा तो बीपी नॉर्मल रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे जहाँ से ब्लड का वॉल्यूम आ रहा है तो ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाए, जो ब्लड आ रहे थे थोड़े थोड़े करके अब यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आने लगे। अब पाइप से ज़्यादा यहाँ पे देखिए ब्लड का वॉल्यूम बढ़ के यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आने लगे। अब यहाँ पे फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए किसी पाइप में ब्लड जा रहा है, पानी बह रहा है, अब वहाँ पे ज़्यादा पानी उसमें जाने लगे तो ये कितना ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स तुरंत पता चलने लगेगा। तो वेसल्स में जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर फ्लो करता है तो बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाए तो वेसल्स में फोर्स बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। जब फोर्स बहुत ज़्यादा लगने लगेगा तो बीपी हाई हो जाएगा, और जब नॉर्मली रहेगा तो बीपी नॉर्मल रहेगा, ठीक। यही प्रोसेस हम लोगों का होता है बीपी हाई का। तो चलिए जो हाई बीपी के बारे में बताया हूँ कि ब्लड प्रेशर हाई कैसे होता है, वो यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए किसके कारण होता है, ड्यू टू ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। जब ब्लड का वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा तो फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा तो बीपी हाई हो जाता है। और एक होता है किसके कारण, वेजो कंस्ट्रक्शन के कारण। अब वेजो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, अब मान लीजिए ये वेसल्स हैं, बीच में थोड़ा सा वेसल्स हम लोगों के पतले हो जाएं। अब यहाँ पे जब बीच में पतले हो जाएंगे तो यहाँ पे जो जा रहे थे नॉर्मली इतने मोटे में, तो जब बीच में पतला हो जाएगा तो फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा। मतलब क्या है, मान लीजिए वेसल्स हम लोगों के कुछ इस टाइप के हो जाएं, देखिए यहाँ पे ब्लड जो फ्लो कर रहे थे तो यहाँ पे तो नॉर्मली फ्लो कर रहा था, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया है तो बीपी तो हाई हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जब वेसल्स थोड़े से बीच में सिकुड़ जाते हैं और ब्लड यहाँ पे आ रहे थे, ऐसे फ्लो कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए लड़ने लगेंगे। और यहाँ पे भी जब नॉर्मली फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे जब जगह कम होता है तो फोर्स ज़्यादा लगने लगेगा ब्लड का, तो इससे भी हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। इट मीन्स जो होता है, इट मीन्स वेसल्स का सिकुड़ जाना इज कॉल्ड वेसो कंस्ट्रक्शन। यही है वेजो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट वेसल्स, डिक्रीज रेडियस ल्यूमन, ठीक। ये तो हो गया हम लोग का हाई बीपी का, नॉर्मली थोड़ा सा जान लीजिए। अब लो बीपी का क्या है, लो बीपी हम लोग का क्या हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम घट जाता है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ब्लड आ रहा है नॉर्मली, अब ब्लड यहाँ कम आने लगे, बीपी का जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, ये कम हो जाए। अब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो यहाँ पे वेसल्स में जो ब्लड आ रहे थे, अब इसमें देखिए जो ब्लड इसमें आ रहे थे, अब जितना नॉर्मली आता है उससे भी कम आ जाए तो वेसल्स में फोर्स बहुत ज़्यादा कम लगने लगेगा। अब फोर्स बहुत ज़्यादा कम लगेगा तो बीपी उसका लो हो जाएगा। वेसो डायलेशन, अब देखिए वेजो डायलेशन, यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो कंस्ट्रक्शन में सिकुड़ रहा था। कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन आप लोग पढ़े हैं तो इसके बारे में तो जान ही रहेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ जब एक एक पार्ट ध्यान से देखते रहेंगे तभी समझ में आएगा। ड्रग इज यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बताया था कि कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन के बारे में। तो वेजो कंस्ट्रक्शन में देखिए बीच में सिकुड़ रहा था, एंड डायलेशन में एकदम नॉर्मली रहेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, एकदम नॉर्मली चलता रहेगा, और यहाँ पे एकदम ऐसे रहेगा, मतलब बीच में थोड़ा सा ये फूल भी सकता है जिससे हमारा ब्लड एकदम स्लोली फ्लो करता रहेगा। तो वही
डायलेट करेगा वेसल्स को, इंक्रीज द ल्यूमन साइज को इंक्रीज कराएगा, बढ़ाएगा इंटरनल रेडियस में। और इसको तो आप लोगों ने देख ही लिया है, हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब चलिए कुछ पॉइंट और जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली हम लोग का कितना होता है, इतना, इससे एबव हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो इसके कौन कौन से, कुछ लोग कहते हैं ये जेनेटिक है, वैसो कंस्ट्रक्शन है, वैसो कंस्ट्रक्शन में वेसल्स का सिकुड़ जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन में मैं बताया हूँ कॉपी में अलग, देखिए यहाँ पे बीच में थोड़ा सा सिकुड़ गया है, ठीक, देखिए यहाँ पे नॉर्मली आ रहा है लेकिन बीच में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है, वेजो कंस्ट्रक्शन। इसको आप लोग ट्रिक बनाना चाहते हैं, वेजो मीन्स हो गया वेसल्स, और कंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़े हैं कि कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन, कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन, ये आप लोग हार्ट में पूरा पढ़े हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन। तो वेजो मीन्स हो गया वेसल्स, और कंस्ट्रक्शन मीन्स हो रहा है कि कंट्रैक्ट हो रहा है, बीच में सिकुड़ रहा है थोड़ा सा, तो यही होता है वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, वेजो मीन्स हो गया वेसल्स, कंस्ट्रक्शन मीन्स हो गया सिकुड़ जाना, तो वेसल्स का सिकुड़ जाना वही होता है वेजो कंस्ट्रक्शन, ठीक, ये होता है वेजो कंस्ट्रक्शन। जेनेटिक होता है वेजो कंस्ट्रक्शन। पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अब विस्कोसिटी ऑफ ब्लड देखिए पेरिफेरल में ये क्या होता है, देखिए इसमें वेसल्स जो होते हैं, वेसल्स में लिपिड जो हम लोग का ब्लड में फ्लो करता रहता है। तो ये जैसे मान लीजिए कोई मोटे मोटे आदमी हो गए हेल्थ वाले एकदम खतरनाक, तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें लिपिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो जो लिपिड की मात्रा ज़्यादा होता है तो लिपिड जो होता है ब्लड में फ्लो करता रहता है। अब जब लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे एक साइड में बैठने लगेंगे। अब जब वो धीरे धीरे एक साइड में बैठने लगेंगे तो जब ब्लड यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे बैठ गए हैं लिपिड और यहाँ पे बैठ गए हैं, इसको बोलते हैं प्लेग लिपिड, ठीक, तो यहाँ पे बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए, तो ब्लड यहाँ पे नॉर्मली फ्लो कर रहा था, अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लड़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से लड़ेंगे यहाँ पे, तो बीच में देखिए इतनी सी जगह बचे, तब यहाँ पे भी फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब फोर्स बढ़ जाएगा तो बीपी तो नॉर्मली हाई हो ही जाएगा। तो वेसल्स में जब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, जिससे जो लोग नोट्स केवल पढ़ रहे हैं तो वो नोट्स से भी समझ जाएं इसके बारे में कि ये कहने का मतलब क्या है। जब वेसल्स में लिपिड की मात्रा बढ़ जाए तो वो इकट्ठा होके एक साइड में बैठ जाते हैं, जिससे ब्लड जो होता है अच्छे से फ्लो नहीं करता है। भाई फ्लो कैसे करेगा, जब नॉर्मली अच्छे तरीके से फ्लो कर रहा था और थोड़ा बहुत लिपिड यहाँ पे घूम रहे थे साथ में, अब धीरे 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 इसकी मात्रा जब बढ़ गए तो एक साइड में बैठने लगेंगे। जब एक साइड में बैठ जाएंगे तो ब्लड अच्छे तरीके से फ्लो नहीं करेगा, अब यहाँ पे लड़ने लगेंगे, जब अच्छे तरीके से फ्लो नहीं कर पाएगा तो इससे भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, ठीक। अब ये ब्लड जो है नॉर्मली फ्लो कर रहे थे, अब नॉर्मली फ्लो ही नहीं कर पाएंगे तो इसमें लड़ के रहेंगे, तो जब लड़ेंगे तो अपना जान ही रहे हैं आप लोग, फोर्स कंस्ट्रक्शन, इसका फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ेगा जब इसमें तो ब्लड का वैल्यूम इसमें जान ही रहे हैं, जब फोर्स बढ़ेगा तो बीपी हाई हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स जो हैं इंटरनल इसमें रेडियस हो रहे हैं, ये वैसो कंस्ट्रक्शन में ब्लड का वॉल्यूम जो है बढ़ेगा, ये वेजो कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान रहे हैं। तो इसमें होते हैं सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज होता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है। अब कार्डिक आउटपुट आप लोग जान ही रहेंगे, कार्डिक आउटपुट जो लोग नहीं जानते हैं इसीलिए कह रहा हूँ पार्ट 2 देख लीजिए। कार्डिक आउटपुट यही है, देखिए मैं थोड़ा सा पीछे आप लोगों को यही बताया था कि जब यहाँ पे जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में आ रहे हैं तो यहाँ से कितने ब्लड 1 मिनट में यहाँ तक आ जाते हैं, कितना ये पंपिंग करके यहाँ से यहाँ पे कर देता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डिक आउटपुट, ठीक। यही मैं बताया था दूसरे वाले लेक्चर में ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ठीक। तो यही यहाँ पे दिया गया है, कार्डिक आउटपुट, रिटेंशन, शूटनिंग, यूरिनेशन, RAS, रास। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हाइपरटेंशन के कारण कौन कौन से हैं। तो हाइपरटेंशन के कारण तो हैं एक स्ट्रेस देखिए बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा ले लेते हैं एकदम, इसीलिए कहते हैं एकदम माइंड को रिलैक्स रखिए, स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। द एग्जैक्ट काज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नोन एंड बट सेवरल थिंग्स मे बी प्ले ए रोल इंक्लूडिंग स्ट्रेस, स्मोकिंग, ओल्डर एज। देखिए ओल्डर एज में तो बेसिकली बहुत सारे लोगों का होता रहता है, देखिए जेनेटिक्स भी होता है, कुछ लोगों को जेनेटिकली होता रहता है,
लेकिन वो लोग ध्यान देंगे, अगर अपने हेल्थ के बारे में देखेंगे, अच्छे तरीके से व्यायाम करते रहेंगे तो बीपी नहीं हाई होगा। लेकिन जेनेटिक कुछ लोगों का होता है। स्ट्रेस लेना, स्मोकिंग ज़्यादा करना, इससे भी होता है। ओल्डर एज में तो होता ही है। टू मच साल्ट इन ए डाइट, अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जैसे खा लेते हैं तो उससे भी बीपी हाई हो जाता है। नॉर्मली जितना खाते हैं आप लोग उतना ही खाना चाहिए। अब ज़्यादा मिल जाएगा, दाब के एकदम खा लेंगे तो उससे भी बीपी हाई हो जाता है। ठीक, इसका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा देख लीजिए। हाई बीपी हैज़ मेनली रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग, तो इसमें क्या है, एज है, स्ट्रेस है, थोड़ा सा सबके बारे में जान लेंगे आप लोग। एज में क्या लिखेंगे, द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज एज योर एज, ये ब्लड प्रेशर हाई होता है आपके एज के अनुसार अंटिल अबाउट 64। देखिए 64 साल के बाद लोगों को कॉमनली हाई होने लगता है ब्लड प्रेशर, मैन के लिए, आदमी लोग के लिए। मैन लोगों का 64 साल के बाद जो होते हैं एबव होने लगते हैं, वो तो कॉमनली उन लोगों का हाई होने लगता है। और वुमेन आर मोर लाइकली टू डेवलप हाई ब्लड प्रेशर आफ्टर एज 65 एज के बाद वो लोगों का हाई होना शुरू हो जाता है। ये होता है जेनेटिकली एज के अनुसार होता है। स्ट्रेस, हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, अब हाई लेवल के स्ट्रेस कैन बी लीड टू ए टेम्परेरी इंक्रीज इन बीपी। स्ट्रेस रिलेटेड हैबिट सच एज ईटिंग मोर, खाना अधिक खा लेते हैं, या फिर यूजिंग टोबैको और ड्रिंकिंग एल्कोहल कैन बी लीड टू फर्दर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सर्टेन क्रोनिक कंडीशन, ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, ड्रिंकिंग ज़्यादा ले लेंगे। यूजिंग टू टोबैको, फैमिली हिस्ट्री होता है, फैमिली के हिस्ट्री में और किडनी में भी प्रॉब्लम हो जाता है। ये सब के द्वारा ब्लड प्रेशर के हाई होने का रिस्क फैक्टर है ये सब। अब इसके थोड़े से सिम्टम को भी जान लेते हैं। सिम्टम कौन कौन से होते हैं इसमें। सिम्टम एक होता है, देखिए ब्लड विजन, चेस्ट पेन होने लगता है, हेडेक होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शॉर्टनेस हो जाता है, और कन्फ्यूजन, फैटिग। ठीक, और इसमें एक जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा बैरो रिसेप्टर। अब बैरो रिसेप्टर क्या होता है, सिम्टम तो इतने हो गए। बैरो रिसेप्टर क्या होता है, बैरो रिसेप्टर देखिए दोज रिसेप्टर विच आर सेंसिटिव फॉर प्रेशर चेंज, प्रेशर को चेंज करने के लिए सेंसिटिव होते हैं। दीज आर लोकेटेड इन ब्लड वेसल्स इन कैरोटिड सीनस एंड द एरोटिक आर्च। देखिए जो होता है बैरो रिसेप्टर, ये हम लोगों के एकदम वेसल्स के साइड में प्रेजेंट होते हैं। देखिए मान लीजिए ये हम लोगों के वेसल्स हैं और यहाँ पे बैरो रिसेप्टर साइड में प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए किसी को फीवर होता है तो देखने के लिए लोग गले के पास ऐसे करके टच करके चेक करते हैं और यहाँ से पता चलता है बैरो रिसेप्टर के द्वारा। ठीक, तो दीज आर लोकेटेड इन ब्लड वेसल इन कैरोटिड सीनस एंड इन द एरोटिक आर्च। डिटेक्ट इन दी बीपी थ्रो लेवल्स ऑफ स्ट्रेच ऑन वेस्कुलर वॉल। देखिए यहाँ पे देखिए बैरो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स में साइड में, और यहाँ पे साइड में ऐसे लगा के हाथों को चेक किया जाता है कि क्या प्रॉब्लम है उनको। देखिए डॉक्टर आप लोगों को ऐसे करके चेक किए होंगे, कई बार आप लोगों को मालूम होगा। तो बैरो रिसेप्टर में थोड़ा सा बीपी लो एंड बीपी हाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं उसको भी। तो बैरो रिसेप्टर जो होता है यहाँ पे देखिए साइड में छोटा सा लिख दिया हूँ, शायद आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख भी ना रहा हो। बैरो रिसेप्टर जो होता है वो मेजर करता है ब्लड प्रेशर को हाई है या फिर लो है, हाई एंड लो को वो मेजर करता रहता है। अब इसमें देखिए बैरो रिसेप्टर का ब्लड प्रेशर का मैकेनिज्म, लो ब्लड प्रेशर, तो बैरो रिसेप्टर जो है ये पैरासिम्पथेटिक से वैसो कंस्ट्रक्शन होता है। वैजो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वैजो मीन्स होता है वेसल्स और कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है सिकुड़ जाना। ठीक, वैजो कंस्ट्रक्शन होगा। और इसमें एक होगा सिम्पथेटिक सिस्टम, एक पैरासिम्पथेटिक से सिस्टम से वैजो कंस्ट्रक्शन होगा, और पैरासिम्पथेटिक यहाँ पे सिम्पथेटिक, ये पैरासिम्पथेटिक यहाँ पे लो होगा और सिम्पथेटिक इसमें जो है वो हाई होगा, और इससे वैजो कंस्ट्रक्शन होगा। वैजो कंस्ट्रक्शन के बाद इसका ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, कार्डिक आउटपुट हो जाता है। और बैरो रिसेप्टर में रिलीज जो होता है, रेनिन रिलीज होता है फॉर किडनी, किडनी से जो होता है रेनिन रिलीज होता है। एंजियोटेंसिन से, एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, एंजियोटेंसिन से ACF। अब यहाँ पे देखिए एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन बना। अब एंजियोटेंसिन जब बना तो ये भी अभी एक्टिव नहीं, ये भी इनएक्टिव है। अब एंजियोटेंसिनोजन से ACE हो रहा है। अब ACO क्या है, ACO मीन्स एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम।
अब एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम से क्या बनेगा हम लोगों का, तब कन्वर्ट होगा, ये बनेगा एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड, और इससे होगा हम लोगों का वेजो कंस्ट्रक्शन। अब वेजो कंस्ट्रक्शन होगा तो ये भी ब्लड प्रेशर को करता है लो। ठीक, ये प्रोसेस है हम लोगों का किसका, लो ब्लड प्रेशर का। अब हाई ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा। अब इसमें वेजो रिसेप्टर में जो है, इसमें देखिए सिंपैथेटिक सिस्टम जो था ये था हाई, अब पैरासिम्पैथेटिक जो था ये था लो। अब बैरो रिसेप्टर इसमें जो है, इसमें सेंस जो बीपी है ये था लो, और इसमें सेंस बीपी जो है ये हाई है। अब सिंपैथेटिक सिस्टम में ये लो है, पैरासिम्पैथेटिक में ये हाई है। अब इसमें वेजो डायलेशन हो रहा है, वेजो जब डायलेशन होगा तो देखिए वेजो कंस्ट्रक्शन है वैसा दब रहा था। अब जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था फोर्स ज़्यादा लग रहा था, ये सब मैं बताया हूँ, अभी तुरंत ही बताया हूँ। देखिए यहीं पे मैं बताया हूँ कि जब वेजो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये एकदम दब रहा है, तो जब फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा तब बीपी हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वेजो डायलेशन हो रहा है। अब वेजो डायलेशन जब होगा तो इसमें ब्लड को वेजो डायलेट कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर इसमें लो हो रहा है। तो दिस सिस्टम इन विच बैरो रिसेप्टर कंट्रोल द ब्लड प्रेशर इज नोन एज बैरो रिसेप्टर रिफ्लक्स। ट्रीटमेंट इसका क्या है, सेल्फ केयर। फिजिकली इसका ट्रीटमेंट यही है, सेल्फ केयर अपने से भी कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज व्यायाम कर सकते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, क्यूटनिंग, स्मोकिंग, लो सोडियम डाइट। आप लोग भी सुने होंगे कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो डॉक्टर उनको यही सलाह देते हैं कि जो नमक होता है बहुत ज़्यादा कम खाना है, सोडियम का प्रयोग बहुत ज़्यादा कम करना है। नमक उनको मिनाई कर देते हैं कि मतलब नमक का यूज मत करिए। और ड्रग यूज, कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब ड्रग यूज किया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक, डाइजोटॉक्सिन एंड डाइजॉक्सिन ड्रग होते हैं, ये सब यूज किए जाते हैं इसमें। अब इसके जान लेते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन कौन से हैं, ये सब के बारे में हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या है। एक है हम लोगों का ACE इनहिबिटर, एक है डायरेटिक्स, एक है बीटा ब्लॉकर्स, और इसमें है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं, सोडियम नाइट्रोफ्यूल्स, डाइजॉक्साइड, मिनॉक्सिल, हाइड्रोलिन, ETC। ACE इनहिबिटर में देखिए हमारा रैस है, इसमें रेनिन इनहिबिटर होगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, और इसमें दो होते हैं, एक होता है कैप्टोप्रिल, एनएलप्रिल, और एक होता है लिस्नोप्रिल। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सभी लोग देखेंगे अभी, और सब कुछ जानते हुए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग रास के बारे में, तो चलिए उसको देखते हैं। में क्या होता है, रास सिस्टम में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। इसमें लीवर से जो होता है एंजियोटेंसिनोजेन होता है, और किडनी यहाँ पे रिलीज करता है रेनिन को, और रेनिन को रिलीज करेगा तो ये हमारा बनेगा एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट। और ACA लंग से ACA रिलीज होगा। ACO क्या होता है, ACO अभी बताया मैंने, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये कन्वर्टिंग एंजाइम है तो कन्वर्ट करके बनाएगा एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड। अब एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड के द्वारा ही ये सब हो रहे हैं, बाइंड रिसेप्टर कर रहे हैं, बाइंड विथ रिसेप्टर, वैसो कंस्ट्रक्शन, सोडियम रिजर्प्शन, सिंथेटिक चेंज होगा, पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस होगा, इन सब के द्वारा वेजो कंस्ट्रक्शन, सिंथेटिक चेंज, ये सब के द्वारा बीपी हाई होता है। अभी मैंने बताया वेजो कंस्ट्रक्शन के बारे में कई बार। और इसमें एंजियोटेंसिनोजेन में होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन से हमारा सोडियम रिस्टोरेबल और रिएब्जॉर्बल होगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी हाई होगा। यहाँ पे मैंने बताया कि ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो बीपी हाई होगा, ब्लड का वॉल्यूम जब ज़्यादा हो रहा है तो बीपी हाई हो रहा है। ये तो है रास सिस्टम, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिज्म इसका यही है, काइनिन जो होता है, काइनिन से कैलोक्रिन होगा एक्टिवेट, प्लाज्मा एक्टिवेट होगा तो ब्रेडिकाइनिन बनेगा, ब्रेडिकाइनिन से ब्रेक डाउन होगा तो इनएक्टिव फ्रेगमेंट होगा। तो इसमें देखिए प्रोस्टर ग्लैंड जो होता है एनक्रेज होता है, तो PGE2 और PGI2 और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों से वेजो डायलेशन होता है। वेजो डायलेशन होगा तो वेजो डायलेशन मिस होता है, कंस्ट्रक्शन होगा तो बीपी हाई होगा, वेजो डायलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा, ये तो नॉर्मली आप लोगों को पता ही होगा। पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस, ठीक, ये भी इसका लो होगा। इसमें हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है, देखिए एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACP हैबिटर में क्या लिख सकते हैं, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर रिड्यूस ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है बाय रिलैक्सिंग योर ब्लड वेसल्स। ठीक, एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एनालाफ्रिल, लिस्नोफ्रिल, प्रेडिड्रोपिल, और दूसरा यहाँ पे है वो है एंजियोटेंसिनोजेन एंटागोनिस्ट
रिसेप्टर ब्लॉकर, ये क्या करेगा, दे ब्लॉक द एंटागोनिस्ट एंजियोटेंसिनोजन रिसेप्टर, सो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड डज नॉट बाइंड करेगा, किसके साथ, नहीं बाइंड करेगा, रिसेप्टर, एंड डज नॉट गिव एनी एक्शन, ना ये बाइंड करेगा और ना ही कोई एक्शन देगा। एग्जाम्पल आइसोट्रेन वेजो कंस्ट्रक्शन। तीसरा इसका डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर क्या है, ये ब्लॉक करेगा कैटालिक एक्टिविटी रेनिन विच फर्दर इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एजीआई एंड एजी सेकेंड। इसमें सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। इसके साइड इफेक्ट क्या है, मेनली डायप्लेसिया, एब्डोमिनल पेनिसिटिस। लेकिन थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि ड्रग्स में जो होते हैं इसमें कौन कौन से केमिकल्स, कौन कौन से नेचर होते हैं, ये आप लोग कॉलम बना के लिख लीजिएगा। 2 नंबर में बहुत बार ये उठा के पूछा हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है उसके बारे में, कैप्सोप्रिल का केमिकल एसी इनहिबिटर में इसका मैकेनिज्म पूछ लेगा, केमिकल नेचर का क्या है, कैप्टोप्रिल का केमिकल नेचर, एक्टिविटी, स्टेटस, बायोएबिलिटी क्या है, सब कुछ यहाँ पे है। 7-8 दिया गया है, 6-7 है इसमें, आप लोग लिख के 8 इसके एक्टिविटी देख लेना है एसी इनहिबिटर के। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट हैं हाइपोटेंशन, हाइपरकैलोमिया, कफ रैशेस, हेडेक, डायपनेस, नेफ्सिया, एक्यूट रीनल फेलियर, ईटीसी, बहुत सारे हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में हम लोग जानेंगे दोज ड्रग विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन देखिए, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आप लोग यहाँ पे देख लेना स्ट्रक्चर में। इसी टाइप में होता है। एफरेंट मीन्स होता है आना, और ये है ग्लूमेरस, यहाँ पे होता है, और इफरेंट मीन्स होता है जाता है। ठीक, ऐसे ऐसे आता है यहाँ पे सब कुछ। डीसीटी ये हम लोग का इनपुट, यहाँ से इन होगा अंदर और यहाँ पे आउट होगा, यहाँ से निकलता है, ये है कोपेक्टिंग डक्ट। ठीक, देखिए, या फिर इसमें लिख देंगे समटाइम्स known as water pills diuretics work on fixing excess water and salt from the body through urine। यूरिन के माध्यम से निकलता है और एक दिन में हमारा लगभग 1.5 से 2 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे बॉडी से। एग्जाम्पल एनेंटियोनॉल, मिटोप्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं बेसिकली। ये होता है, देखिए, ग्लूमेरस फिल्ट्रेशन होता है, इसमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। ठीक, और इसमें डायरेटिक डिजीज क्या होता है, डिक्रीज कैसे होता है, ये सोडियम H2O रिटेंशन इसका लो किया जाता है, ब्लड वॉल्यूम घटता है, बीपी लो होता है, यही डायरेटिक डिजीज होता है, इसका डिक्रीज होता है। रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम इसका लो होता है, बाई किसके द्वारा, 5 से 15% कार्डिक आउटपुट रिलीज होता है, घटता है। इसमें ड्रग कौन कौन से यूज किए जाते हैं, यहाँ पे देखिए, थाइजाइड्स, मिल्ड एंटी हाइपरटेंसिव, मोर इफेक्टिव, इनएक्टिव, एल्डरली, नो टॉलरेंस। एग्जांपल इसका है हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, क्लोरोथाइजीन, ईटीसी। एडवर्स इफेक्ट इसके कौन है, हाइपोकेलमिया, हाइपर यूरिस्मिया, ईटीसी, हाई सेलिंग डायरेटिक, वीकर एंटी हाइपरटेंसिव। एग्जाम्पल इसका है फ्यूरोसिमाइड। ठीक, ये इतना प्रोसेस हमारा डायरेटिक्स का। अब हम लोग जानेंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में क्या लिखना है, बीटा ब्लॉकर्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, थोड़ा सा अगर इतना भी लिख देंगे, बीटा ब्लॉकर्स वर्क बाय मेकिंग योर हार्ट बीट मोर स्लोली एंड विथ लेस फोर्स थेरेपी, रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। एग्जाम्पल इनेंट्रियोनॉल, मीटोप्रोपाल, प्रोपोनॉल। ठीक, इसमें आप लोग जो भी लिखना चाहते हैं लिख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझना है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। बीटा ब्लॉकर सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग समझ लेना। वैसे इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये तो है इतना प्रोसेस इसका बीटा ब्लॉकर्स के। और एक लाइन चाहे 2 लाइन में लिख लेंगे हम लोग थोड़ा सा, कैल्शियम ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या लिखेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स keep calcium from entering the muscle cell of the heart and blood vessels, the weakness arteries and reduce your blood pressure। एग्जाम्पल देखिए दिया गया है, डाइजिपिन, नाइट्रोडिपिन एंड एम्लोडाइपिन। ठीक, यही सब प्रोसेस है केमिकल चैनल ब्लॉकर का। तो यही इतना था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। हम लोगों ने आज पूरा का पूरा खत्म कर लिया है चैप्टर। इसके आगे वाला चैप्टर हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे। तो सभी लोग इतना देख लिए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सभी नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।